नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए हिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आज पार्ट नंबर 2 को कवर कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत विश्व का इतिहास पढ़ाया जाएगा। विश्व का इतिहास में जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं पार्ट नंबर 2 से संबंधित इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान बताइए। तो इसका आंसर होगा गैरीबाल्डी, जो कि 1807 से 1882 ईस्वी तक थे। इसमें लिखा हुआ है मत्स्यिनी का सबसे प्रिय सस्य गैरीबाल्डी था। उसका जन्म 1807 ईस्वी में नाइस के नगर में हुआ था। उसके माता पिता उसे पादरी बनाना चाहते थे, किंतु उसे नाविक का जीवन अधिक पसंद था। वह सार्डिनिया की शाही नौसेना में भर्ती हो गया और अनेक वर्ष समुद्रों में बिताए। वह तरुण इटली के राष्ट्रवादी और गणतंत्रवादी आदर्शों से बहुत प्रभावित हुआ और उसका सदस्य बन गया। 1834 ईस्वी में मत्स्यिनी ने सेवोय प्रांत में एक विद्रोह संगठित किया, जिसमें गैरीबाल्डी ने भाग लिया। उसे मृत्यु दंड दिया गया, किंतु वह भाग निकला और दक्षिणी अमेरिका जा पहुंचा और जीवन के 14 वर्ष वहीं बिताए। वहां उसने दक्षिणी अमेरिकी राज्यों के स्वाधीनता संग्रामों में भाग लिया। 1848 ईस्वी में जब इटली में क्रांति हुई तो वह स्वदेश लौट आया और 3000 स्वयंसेवकों के साथ ऑस्ट्रिया के खिलाफ सार्डिनिया की ओर से युद्ध में भाग लिया। सन 1849 में मत्स्यिनी ने रोम के पोप के विरुद्ध जो संघर्ष चलाया उसमें भी गैरीबाल्डी का सम्मिलित हुआ। क्रांति के विफल होने पर उसने संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में शरण ली। 1854 ईस्वी में वह पुनः लौटकर इटली पहुंच गया। गैरीबाल्डी अपने समय का एक महानतम योद्धा था और छापामार युद्ध प्रणाली का पंडित था। एक इतिहासकार ने लिखा है कि उसके नाम में उतनी शक्ति थी जितनी कि एक सेना में हो सकती है। हजारों नवयुवक उसके इशारे पर प्राण देने को तैयार हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आतंक राज्य में क्रांतिकारी न्यायालय पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर होगा क्रांतिकारी न्यायाधिकरण। इसमें क्रांति के विरोधियों को दंड देने के लिए एक क्रांतिकारी न्यायाधिकरण स्थापित किया गया। इसकी नियुक्ति लोक सुरक्षा समिति करती थी। जिन व्यक्तियों पर क्रांति का शत्रु होने का संदेश होता उन्हें इस न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। उसके द्वारा निर्णय करने में विलंब नहीं होता था। दंड बहुत कठोर दिया जाता था। इस न्यायाधिकरण ने हजारों की संख्या में नागरिकों को मृत्यु दंड दे डाला था। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि अनेक निर्दोष व्यक्तियों को केवल संदेह में मृत्युदंड दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, वियना सम्मेलन वियना में आयोजित क्यों किया गया। तो इसका आंसर होगा सन 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप के राजनेताओं तथा राजनयिकों के सामने एक जटिल और कठिन समस्या यह थी कि यूरोप में शांति स्थापित कर उसका पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जाए। वियना सम्मेलन ने इस काम को अपने हाथ में ले लिया। नेपोलियन को परास्त करने का श्रेय 4 बड़े राज्यों को था, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा और इंग्लैंड। इन चारों में भी 3 की भूमिका प्रमुख थी। यदि उन्होंने राष्ट्रों का युद्ध 1813 ईस्वी में नेपोलियन की शक्ति को न कुचल दिया होता तो इंग्लैंड के लिए उसके खिलाफ विजय प्राप्त करना असंभव था। नेपोलियन ने अपनी विजयों द्वारा यूरोप के मानचित्र में जो परिवर्तन किए थे उनके पुनर्निर्माण के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के प्रमुख राजनीतिक एकत्रित हुए। इस सम्मेलन को ही वियना कांग्रेस कहा जाता है। वियना कांग्रेस सितंबर 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुई। इसमें 90 बड़े महाराजा तथा 63 राजा या उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यूरोप में इतना विशाल सम्मेलन पहली बार हुआ था। इस सम्मेलन में प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड का ही वर्चस्व था। इस सम्मेलन में प्रसा का प्रतिनिधि हार्डेनबर्ग था। रूस की ओर से जार अलेक्जेंडर प्रथम ने भाग लिया। ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व मेटरनिख ने किया। इंग्लैंड की ओर से विदेश मंत्री केसलरे सम्मिलित हुआ। इनके अतिरिक्त फ्रांस की ओर से तालीरा ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1830 और 1848 की क्रांतियों की तुलना कीजिए। तो इसकी तरफ 1830 की क्रांति होगी और इधर तरफ
1848 की क्रांति होगी। तो इसमें आपस में तुलना करने बैठें तो 1830 की क्रांति चार्ल्स दशम के अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध हुई, जबकि 1848 की क्रांति लुई फिलिप के ढोंगपूर्ण शासन के विरुद्ध हुई थी। इसमें नंबर 2 दिया हुआ है, 1830 की क्रांति पर उदारवादियों का प्रभाव था, जबकि 1848 की क्रांति पर समाजवादियों का प्रभाव था। 1830 की क्रांति पेरिस तक सीमित थी, जबकि 1848 की क्रांति संपूर्ण देश में फैली हुई थी। नंबर 4 पॉइंट है, 1830 की क्रांति में मंत्रिमंडल का नाश हो, अधिकार पत्र चिरंजीवी हो के नारे लगे, जबकि 1848 की क्रांति में सुधारवाद जिंदाबाद, ग्रीकों का नाश, गणतंत्र जिंदाबाद के नारे लगे थे। इसमें पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है, 1830 ईस्वी की उदारवादी क्रांति की सफलताएं केवल फ्रांस तथा बेल्जियम तथा सीमित रहीं, जबकि 1848 की क्रांति का क्षेत्र विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण बताइए। तो इसका आंसर होगा सामाजिक कारण, सोशल कोजेस। फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता था। मेडलेन के अनुसार 1789 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक असमानता के प्रति था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी। समाज दो वर्गों में विभाजित था। विशेषाधिकार वाले वर्ग में कुलीन और पादरी थे, जहां एक ओर इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, वहां दूसरी ओर वे करों आदि से भी मुक्त थे। फ्रांस में प्रसिद्ध था, सरदार लड़ते हैं, पादरी प्रार्थना करते हैं और जनता व्यय का भार उठाती है। एक और तो इतनी सुविधाएं प्राप्त थीं, दूसरी ओर साधारण वर्ग के लोगों की अवस्था संतोषजनक भी नहीं थी। किसानों, जमींदारों, चर्च और राजा को अनेक कर देने पड़ते थे। खेती की भूमि बेची जाती तो मूल्य का 5वां भाग जमींदार को मिलता था। राजा को दिए जाने वाले करों की संख्या सबसे अधिक थी। अनुमान लगाया जाता है कि करों को देने के पश्चात फ्रांस के किसान के पास अपनी उपज का कुल 20% भाग शेष रह जाता था। फ्रांस के कुछ लोगों ने किसान इन करों को चुकाने के पश्चात किसी तरह निर्वाह कर लेते थे, परंतु शेष भाग में उनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। कहा जाता है कि फ्रांस में जनता का 9/10 भाग सूखे से और 1/10 भाग अधिक खाने से मरा। यद्यपि रिसलू ने 17वीं सदी में नोबल्स की राजनीतिक शक्तियां समाप्त कर दी थीं, किंतु इससे कुलीन वर्ग में साधारण वर्ग के लिए और भी घृणा उत्पन्न हो गई थी। मैरियट ने इस विषय में लिखा है, 1789 ईस्वी की क्रांति के लिए रिसूल बहुत अधिक उत्तरदायी था। मध्यम वर्ग के लोग भी फ्रांस के समाज के साधारण वर्ग में शामिल थे। इस श्रेणी के अंतर्गत वकील, साहूकार, प्रोफेसर, व्यापारी व न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट आदि थे। यह धनी भी थे। ये नीची सामाजिक स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार न थे। इसी वर्ग के लोग ही फ्रांस की जनता के द्वारा पुराने राज्य के विरुद्ध किए गए विद्रोह में उसके नेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 है, नेपोलियन बोनापार्ट की सफलता के प्रमुख कारण बताइए। तो इसका आंसर होगा, नेपोलियन बोनापार्ट की सफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, नेपोलियन बोनापार्ट की सफलता का सर्वप्रथम कारण उसकी अपार सैनिक क्षमता थी। वह वास्तव में एक साहसी तथा कुशल सैनिक था। नंबर 2 पॉइंट है, नेपोलियन अवसर का लाभ उठाने में माहिर था। उसके विषय में यह कथन उल्लेखनीय है कि नेपोलियन ने फ्रांस की सेना में तोपखाने के अधिकारी के रूप में प्रवेश किया। कुछ समय बाद फ्रांस की राज्य क्रांति प्रारंभ हो गई। सेना के बड़े अधिकारी फ्रांस छोड़कर विदेशों की ओर भाग गए। इस अवसर का लाभ उठाकर नेपोलियन क्रांति का समर्थक बन गया। नंबर 3 दिया हुआ है, नेपोलियन ने अपने विजय अभियानों द्वारा विश्व में फ्रांस के गौरव में वृद्धि की। नंबर 4 है, नेपोलियन ने फ्रांस में व्याप्त अस्थिरता और अनुशासनहीनता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 5 दिया हुआ है, नेपोलियन के आकर्षक व्यक्तित्व तथा धारा प्रभाव बोलने की क्षमता ने उसकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 6 पे दिया हुआ है, नेपोलियन एक महान कूटनीतिज्ञ था। इटली में विजय प्राप्त करना तथा वेनिस का विभाजन उसकी कूटनीतिज्ञ का सर्वप्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 17 है, नेपोलियन युग का एक लेख लिखिए। नेपोलियन युग पर एक लेख लिखिए। तो इसका आंसर होगा, नेपोलियन ने फ्रांस की धार्मिक समस्या का हल भी सफलतापूर्वक किया। 1790 ईस्वी में राष्ट्रीय संविधान सभा ने जो पादरियों
का संविधान बनाया था उसे फ्रांस के अनेक पादरियों ने स्वीकार नहीं किया था। पोप ने भी इस संविधान को स्वीकार नहीं किया था, परंतु फ्रांस की अधिकांश जनता पोप को आदर की दृष्टि से देखती थी। नेपोलियन ने इस समस्या को भली प्रकार समझा और 15 जुलाई 1801 ईस्वी में पोप से एक समझौता किया। इस समझौते के परिणाम स्वरूप पोप की सद्भावना नेपोलियन के प्रति हो गई। कैथोलिक धर्म के राजधर्म बना दिया गया। समस्त पादरियों के लिए राजभक्ति की शपथ लेना आवश्यक हो गया। संक्षेप में फ्रांस में चर्च की ओर पुनः स्थापना की गई। इस प्रकार नेपोलियन ने धार्मिक तनाव को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 18 है, नेपोलियन की न्याय अवस्था अथवा नेपोलियन कोड के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा नेपोलियन की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके द्वारा न्याय व्यवस्था में सुधार करना था। इससे पूर्व फ्रांस की न्याय व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी। देश में विभिन्न प्रकार के कानूनों का प्रचलन था। विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के कानून थे। एक ही अपराध पर विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते थे। नेपोलियन ने प्रथम कौंसल बनते ही न्याय व्यवस्था के उपर्युक्त दोषों को दूर करने के लिए फ्रांस के योग्य और प्रतिभावान वकीलों को कानून का सुधार करने के लिए आमंत्रित किया। उसने घोर परिश्रम करके कानूनी संहिता बनवाई। राज्य परिषद के कुछ संसाधनों के साथ उसके द्वारा बनवाई गई संहिता यानी कि कोड को स्वीकार कर लिया। आगे चलकर यह संहिता नेपोलियन कोड के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेपोलियन का स्वयं का कथन था कि मेरा गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो ना गिर सकेगी और जो चिरकाल तक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, टिलसिट की संधि 1807 ईस्वी के समय नेपोलियन अपने शीर्ष पर था। परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्रसा को पराजित करने के पश्चात नेपोलियन ने प्रसा से संधि किए बिना ही रूस पर आक्रमण करने का विचार किया। सर्वप्रथम उसके पोलैंड पर आक्रमण किया तथा 15 सितंबर 1806 ईस्वी को पोलैंड की राजधानी वार्सा में प्रवेश किया। तत्पश्चात आयलो के मैदान में नेपोलियन तथा रूस की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 35,000 सैनिक मारे गए, किंतु रूस को युद्ध से पीछे हटना पड़ा। 8 फरवरी 1807 ईस्वी को होने वाला यह युद्ध निर्णायक रहा। इस युद्ध के संबंध में एक सेनानायक ने कहा था, कैसा भयंकर नरसंहार, और कुछ भी परिणाम नहीं। कुछ समय पश्चात 14 जून 1807 ईस्वी को नेपोलियन ने फ्रीडलैंड के मैदान में रूस के सम्राट को पराजित कर दिया। इस युद्ध में रूस के 2500 सैनिक मारे गए। रूस के सम्राट को विवश होकर संधि के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। अंत में टिलसिट नामक स्थान पर दोनों राजाओं यानी कि सम्राटों ने भेंट की। 8 जुलाई 1807 ईस्वी को नेपोलियन तथा रूस के सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम के बीच टिलसिट की संधि हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं या उसके पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नेपोलियन का महाद्वीपीय व्यवस्था के विषय में फिशर ने लिखा है, महाद्वीपीय व्यवस्था तक तर्कपूर्ण परिणाम ही नेपोलियन की जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। निसंदेह महाद्वीपीय योजना नेपोलियन की असफल योजनाओं में से एक थी। नेपोलियन का विचार था कि इस नीति के द्वारा वह इंग्लैंड को घुटने टेकने पर विवश कर देगा, किंतु ऐसा सोचना उसकी भारी भूल थी। नेपोलियन की इस नीति ने अधीन देशों को उसका शत्रु बना दिया। न केवल यूरोप अपितु फ्रांस के लोग भी नेपोलियन के विरोधी हो गए। नेपोलियन की इंग्लैंड के निर्यात को नष्ट करने की नीति सफल नहीं हो सकी, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से नवीन बाजारों का निर्माण कर लिया था। महाद्वीपीय नीति के कारण नेपोलियन को अनेक भीषण युद्धों से उलझना पड़ा, जिसके कारण उसकी संपूर्ण शक्ति नष्ट हो गई। असफल होने के कारण 1813 ईस्वी में महाद्वीपीय व्यवस्था समाप्त हो गई। तो ये आपके टॉप 20 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट में टॉप 10 क्वेश्चन कराए थे और फिर से सेकंड पार्ट में हमने टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये आपके टॉप 20 क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं। यदि आप और भी इसी तरह के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी पार्ट्स को देख सकते हैं और आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।